नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इलेक्ट्रिक गाइड एंड टिप्स पर। आज हम बात करने वाले हैं रिएक्टिव पावर के बारे में। अगर आप इलेक्ट्रिकल फील्ड से जुड़े हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अगर हम पावर सिस्टम की बात करें तो आपको ये टर्म बार बार सुनने को मिलेगा, जैसे कि रिएक्टिव पावर क्या होता है, रिएक्टिव पावर को कहाँ यूज में लिया जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग रिएक्टिव पावर को डिटेल में समझेंगे। अगर आपको ये सारी बातें जाननी है तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, इस रिएक्टिव पावर के भी कई सारे नाम हैं। इसे वाटलेस पावर, वीएआर पावर और नॉन यूजफुल पावर भी कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, ऐसा भी नहीं है कि ये एकदम से यूजलेस पावर है, इसका कोई यूज ही नहीं होता है। अगर हम ये कहें कि रिएक्टिव पावर काफ़ी यूजफुल पावर होता है तो ऐसा कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि बिना रिएक्टिव पावर के हम एक्टिव पावर को बना ही नहीं सकते हैं। तो दोस्तों, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर क्या होता है? अगर हम इलेक्ट्रिकल थ्योरी के हिसाब से देखें तो पावर को 3 कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट इज एक्टिव पावर, सेकंड इज रिएक्टिव पावर एंड थर्ड इज अपरेंट पावर। दोस्तों, अपरेंट पावर कोई नया टाइप का पावर नहीं होता है। एक्टिव और रिएक्टिव पावर के वेक्टर सबमिशन को ही हम अपरेंट पावर कहते हैं। अब इन तीनों टाइप के पावर को हम कहाँ यूज में लेते हैं? तो हमारे घरों में जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैं या फैक्ट्री और इंडस्ट्री में जितनी भी इलेक्ट्रिकल की बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, उनको चलाने के लिए हम पावर को यूज में लेते हैं, जिसे हम इलेक्ट्रिकल लोड कहते हैं। अगर इलेक्ट्रिकल लोड की बात करें तो लोड भी 3 टाइप का होता है। हमारे घरों में यूज होने वाले कुछ लोड रजिस्टिव लोड होते हैं, कुछ लोड इंडक्टिव लोड होते हैं और कुछ लोड को हम कैपेसिटिव लोड कह सकते हैं। रजिस्टिव, इंडक्टिव और कैपेसिटिव लोड को और भी अच्छे से समझने के लिए आप मेरे चैनल पर पिछला वीडियो देख सकते हो, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर हम रजिस्टिव लोड की बात करें तो जिस लोड से हमारी इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्टली हीट में कन्वर्ट हो रही है, तो उस डिवाइस को हम रजिस्टिव डिवाइस कहेंगे। यानी कि जिस लोड को चलाने से हीट उत्पन्न हो रही है उसे हम रजिस्टिव लोड कहेंगे, जैसे प्रेस, हीटर, वाटर हीटर, पानी गर्म करने की रॉड और सोल्डरिंग आयरन। ये सभी लोड रजिस्टिव लोड की कैटेगरी में आते हैं। और कुछ ऐसी डिवाइस जहां आपको वाइंडिंग देखने को मिले या इंडक्टर देखने को मिले, तो वैसे लोड को हम इंडक्टिव लोड कहते हैं। और कैपेसिटर, जिसमें कैपेसिटेंस नेचर होता है, उसे हम कैपेसिटिव लोड कहते हैं। और इसे हम तभी काम में लेते हैं जब हमारे लोड में करंट लैगिंग करने लगता है। तो ये जो रिएक्टिव पावर है, इसका कॉन्सेप्ट तभी आता है जब हम एसी सर्किट के साथ में डील कर रहे होते हैं। आपको डीसी सर्किट में किसी भी प्रकार का रिएक्टिव पावर देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि जो आपकी सप्लाई है वो अल्टरनेटिव नेचर की होनी चाहिए। उसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि आपके सर्किट में इंडक्टिव लोड या फिर कैपेसिटिव लोड कनेक्ट होना चाहिए। अब ऐसा क्या होता है, जब हम इंडक्टिव या कैपेसिटिव लोड यूज में लेते हैं तो हमें रिएक्टिव पावर देखने को मिलता है। तो दोस्तों, होता ये है कि जब भी हम एसी सर्किट में इंडक्टिव या कैपेसिटिव लोड को कनेक्ट करते हैं तो हमारे वोल्टेज और करंट के बीच में फेज शिफ्ट हो जाता है। तो दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि इंडक्टर जो है वो करंट की वैल्यू को सडनली चेंज नहीं होने देता है, वो उसको अपोज करता है। और आप ये जानते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट होता है वह हमेशा चेंज होते रहता है। एसी करंट अपनी डायरेक्शन को भी बार बार में बदलता है और साथ ही साथ उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज होते रहता है। तो दोस्तों, इंडक्टर यानी इंडक्टिव लोड वो इस चेंज को अपोज करेगा। जो करंट है वो पीछे रह जाता है और वोल्टेज आगे चला जाता है। तो जब भी हम इंडक्टर यूज में लेते हैं तो हमारा करंट है वो लेगिंग करता है और वोल्टेज हमारा लीडिंग करता है। तो ये लीडिंग का मतलब होता है कि आगे चले जाना और लेगिंग का मतलब होता है पीछे छूट जाना। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि जब भी हम इंडक्टिव लोड काम में लेते हैं तो उसमें इंडक्टर है वो करंट का अपोज करता है, तो करंट पीछे रह जाएगा और वोल्टेज आगे चला जाएगा। और कैपेसिटर के केस में ठीक इससे उल्टा होता है। कैपेसिटर में वोल्टेज की चेंज को अपोज करता है, तो वहां पर वोल्टेज पीछे रह जाएगा और करंट आगे चला जाएगा। तो दोस्तों, जब भी हम ये 2 टाइप के लोड यूज में लेते हैं तो हमारे एसी सिस्टम में वोल्टेज और करंट के बीच में फेज शिफ्ट आ जाता है। और ये फेज शिफ्ट आने की वजह से हमें रिएक्टिव पावर देखने को मिलता है। अब कैसे रिएक्टिव पावर देखने को मिलता है, इसको और भी अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो इंडक्टर या कैपेसिटर है, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि ये हमारी एनर्जी को स्टोर करके रखता है। इंडक्टर जो है वो एनर्जी को मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर करता है और कैपेसिटर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल फील्ड के फॉर्म में स्टोर करता है। और आपको जब भी जरूरत पड़े तो आपको ये एनर्जी वापस दे सकता है। तो दोस्तों, इस इंडक्टर और कैपेसिटर को एनर्जी स्टोर करने के लिए जिस पावर की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम रिएक्टिव पावर कहते हैं, क्योंकि रिएक्टिव पावर को ही स्टोर करके रखा जा सकता है। आप एक्टिव पावर को स्टोर करके नहीं रख सकते हैं, क्योंकि एक्टिव पावर है वो आपके सिस्टम में यूज हो जाता है। जब आप एक्टिव पावर को अपने सिस्टम में देते हो तो लास्ट में ये पावर एनर्जी या फिर हीट के फॉर्म में डिसिपेट हो जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि आपके घर में जितनी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है उसकी जो पावर रेटिंग होती है वो वाट में दी जाती है। और ये जो वाट है वो एक्टिव पावर की यूनिट होती है। और रिएक्टिव पावर की यूनिट क्या है? रिएक्टिव पावर की यूनिट होती है VAR। तो दोस्तों, आपको VAR रेटिंग किसी भी डिवाइस में देखने को नहीं मिलेगी,
क्योंकि ये जो VAR है ये रिएक्टिव पावर होता है जो हमारे सिस्टम में ही होता है, और ये रिएक्टिव पावर आपके सिस्टम में घूमता रहता है। कभी लोड से सोर्स की तरफ जाएगा तो कभी सोर्स से लोड की तरफ आएगा। ये आपके सिस्टम में ही फ्लो होते रहता है। रिएक्टिव पावर कभी हीट के फॉर्म में डिसिपेट नहीं होता है, इसलिए इसको नॉन यूजफुल पावर भी कहा जाता है। लेकिन दोस्तों ऐसा भी नहीं है कि इसका कोई यूज ही नहीं होता है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि हमारे जितने भी इक्विपमेंट हैं जिनमें वाइंडिंग देखने को मिलती है, उसे चलाने के लिए हमें रिएक्टिव पावर की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपको पता है कि हमारे जितने भी जनरेटर होते हैं उनको चलाने के लिए या फिर पावर जनरेट करने के लिए फील्ड वाइंडिंग को एक्साइट करना होता है, और फील्ड वाइंडिंग को एक्साइट करने के लिए आपको रिएक्टिव पावर देना पड़ेगा, यानी कि फ्लक्स क्रिएट करना पड़ेगा। तो आपको रिएक्टिव पावर की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर आप फ्लक्स क्रिएट नहीं करेंगे तो टरबाइन को रोटेट करवाने का कोई भी फायदा नहीं होगा। यानी कि अगर आपको जनरेटर की मदद से, अल्टरनेटर की मदद से एक्टिव पावर चाहिए तो आपको उसे रिएक्टिव पावर देना ही पड़ेगा। तो उम्मीद आपको यहाँ तक रिएक्टिव पावर का महत्व क्या है ये पॉइंट एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि लीडिंग रिएक्टिव पावर क्या होता है और लैगिंग रिएक्टिव पावर क्या होता है। तो इसको हम फेजर डायग्राम और दो टाइप के सर्किट से समझने की कोशिश करते हैं। पहले सर्किट में हमारा अल्टरनेटर है जहाँ से बिजली हमारे घरों तक आती है, और इसको हमने सीरीज में एक इंडक्टर से कनेक्ट कर दिया है। ये हमारा पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो करंट इस डायरेक्शन से फ्लो हो रहा है। तो इस सर्किट से हमारा IL यानी करंट पॉजिटिव डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, और इंडक्टर के पॉजिटिव और नेगेटिव एंड से जो VL फ्लो हो रहा है यानी हमारा वोल्टेज। अगर आप इसको फेजर डायग्राम में देखें और VL को रेफरेंस मान के चले तो ये हमारा VL है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंडक्टर में करंट जो है वो लेग करता है, तो यहाँ हमारा करंट पीछे रह जाता है। अगर करंट 90 डिग्री लेग कर रहा है तो इसको हमने IL माना है। तो ये जो रिएक्टिव पावर को स्टोर करेगा उसे हम लेगिंग रिएक्टिव पावर कहेंगे। यहाँ पर दूसरे सर्किट में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमने कैपेसिटर को कनेक्ट किया है, और यहाँ से हमारा करंट फ्लो हो रहा है। इसका रेफरेंस अगर हम VC को मानकर चले तो हमारा करंट है वो लीड करेगा। तो ये जो कैपेसिटर है वो रिएक्टिव पावर को स्टोर करेगा, यानी कैपेसिटर लीडिंग रिएक्टिव पावर को ऑब्जर्व करेगा। अब इन दोनों सर्किट से आप समझ गए होंगे कि इंडक्टर लेगिंग रिएक्टिव पावर को ऑब्जर्व करता है और कैपेसिटर लीडिंग रिएक्टिव पावर को ऑब्जर्व करता है। अगर आप इसको जस्ट उल्टे तरीके से देखें तो इंडक्टर हमारा लेगिंग रिएक्टिव पावर को ऑब्जर्व कर रहा है, तो इंडक्टर लीडिंग रिएक्टिव पावर को डिलीवर करेगा, यानी कि ये लीडिंग रिएक्टिव पावर देगा। और कैपेसिटर के केस में हमने देखा कि ये लीडिंग रिएक्टिव पावर को ऑब्जर्व कर रहा है, तो इसको हम यूँ भी कह सकते हैं कि ये हमारा लेगिंग रिएक्टिव पावर को डिलीवर करेगा। तो इसलिए आपने सुना ही होगा कि जब भी हमें पावर फैक्टर को इम्प्रूव करना होता है तो हम कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं, और ये कैपेसिटर हमारा लेगिंग रिएक्टिव पावर को डिलीवर करता है। जब हम लोग हाईली इंडक्टिव लोड को काम में लेते हैं तो वह लेगिंग रिएक्टिव पावर ले रहा होता है, और हमारा कैपेसिटर है वो लेगिंग रिएक्टिव पावर को डिलीवर कर रहा होता है। तो इस लेगिंग रिएक्टिव पावर को सप्लाई से लेने की ज़रूरत नहीं है, और पावर सप्लाई से लेने की ज़रूरत नहीं है तो हमारा पावर फैक्टर ज़्यादा डाउन नहीं होता है। अगर हम कैपेसिटर यूज में नहीं ले रहे हैं तो ये जो रिएक्टिव पावर ले रहा है वो कहाँ से लेगा? तो सिंपल सी बात है कि वो पावर सप्लाई से लेगा, और ये रिएक्टिव पावर पावर सप्लाई से लेगा तो हमारा पावर फैक्टर डाउन हो जाएगा। और इसीलिए हमारे सिस्टम में जब भी पावर फैक्टर लैगिंग करता है तो हम कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं। तो उम्मीद है रिएक्टिव पावर, लैगिंग रिएक्टिव पावर और लीडिंग रिएक्टिव पावर को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। आपको जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।